देखा कि जब से विपक्षी गठबंधन बना और आप लोगों ने जो नाम लिया उसका एक्रोनिम है इंडिया, तब से मोदी सरकार लगातार जैसे जैसे कानून बनते जा रहे हैं, तो इससे तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार एक तरीके से एक कानूनी तानाशाह। एक बार देश में आपातकाल आया था, कुछ समय के लिए आया था, लेकिन अब तो एक तरह से स्थायी आपातकाल पार्टी में है। वहाँ ललित मोदी मिल गए, ललित मोदी दिख रहे थे जो भगोड़ा है, इनके लिए आज तक सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। उसी पर राहुल गांधी को फंसाया गया ललित मोदी का नाम लेने के चक्कर में, उनकी सदस्यता खारिज कर दी गई। उसी से चुनाव के समय कुछ जनता के मुद्दों पर बात होती है। चुनाव में कुछ मान लीजिए सरकार को कुछ ना कुछ, अभी अगर चुनाव है तब जा करके 800 रुपया सिलेंडर बढ़ाने के बाद 200 रुपया कम। और इस देश में बिल्कुल स्पष्ट है, एक तरफ हम कह रहे हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी कह रहे हैं, और दूसरी तरफ इस देश को लेबोरेटरी ऑफ ऑटोक्रेसी बना रहे हैं। पटना भाकपा माले महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य ने आज पटना में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी हिटलर व तुगलक के मिश्रण हैं। नोटबंदी के बाद अब नामबंदी की साजिश चल रही है। देश का संविधान साफ कहता है इंडिया दैट इज भारत, लेकिन अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से पत्र जारी किए जा रहे हैं। देश का नाम बदलने का ये पागलपन हमें हंसी का पात्र बनाएगा। मोदी शासन अराजकता और आपदा का निर्बाध शासन रहा है। इंडिया अर्थात भारत को इस विपत्तिपूर्ण शासन से हर हाल में बचाना होगा। 9 से 10 सितंबर को पटना में स्कीम वर्कर्स फेडरेशन का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। संवाददाता सम्मेलन में राज्य सचिव कुणाल, पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा, अमर व शशि यादव उपस्थित थे। आज पूरे देश में फिर एक बार जिस तरह से सामाजिक न्याय पर हमले हो रहे हैं, दलित, गरीब, वंचित समुदाय के लोग, बहुजन समाज के लोग, उनकी पूरी पहचान, उनके सम्मान, अधिकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं, तो वैसे में अभी कर्पूरी जी का भी सेंटेनरी ईयर आ रहा है, तो चाहे कर्पूरी जी के सेंटेनरी की हम बात करें या जगदेव प्रसाद जी के अभी 49 साल पूरे हो रहे हैं, तो हमें इससे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ना है। अभी जो खबर मिली कि G20 की बैठक के लिए राष्ट्रपति ने जो न्योता भेजा है, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। तो ये तो एक अजीब स्थिति बन रही है, पता नहीं इसके पीछे कारण क्या है। एक तो हमने देखा कि जब से विपक्षी गठबंधन बना और हम लोगों ने जो नाम लिया उसका एक्रोनिम है इंडिया, तब से मोदी सरकार बौखलाई हुई है और तरह तरह से कभी ईस्ट इंडिया कंपनी, कभी इंडिया मुजाहिदीन, कभी घमंडिया अलायंस। लेकिन ये बात अगर यहाँ तक चली जाए कि इंडिया नाम को ही अब खारिज करके भारत का नाम इस्तेमाल करता है, तो इससे ज़्यादा इस देश के साथ हादसा क्या होगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत स्पष्ट है, इंडिया दैट इज़ भारत, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान के मुताबिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये पोस्ट है। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर द्रौपदी मुर्मू जी ने शपथ ली है एज 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आज अगर पूरे देश का नाम बदल दें, तो पहले तो एक बार हमने नोटबंदी देखी, नोटबंदी झेलने के बाद आज अगर नामबंदी शुरू हो जाए पूरे देश में, कि पूरे नाम को बदल करके पूरे देश में एक तरह से ऐसा संकट खड़ा किया जाएगा, तो हम तो अभी भी चाहेंगे कि मोदी सरकार इस तरह के कार्रवाई से बाज आए और देश में ऐसी अस्थिरता, ऐसी अराजकता पैदा ना करे। तो तेज करने के लिए 2 अक्टूबर से, गांधी जयंती से पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसकी शुरुआत कर दी जाएगी और जितने इस समय के ज्वलंत मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर ही हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान रहेगा। मसलन इस समय देश में अभूतपूर्व किस्म का आर्थिक संकट, रोजगार का संकट, ऐसी महंगाई
जो लोगों के लिए जीना दुभर हो रहा है। इसलिए इस महंगाई के खिलाफ, इस बेरोजगारी के खिलाफ जो आप देखेंगे कि किसान आंदोलन अभी भी चल रहा है। उनकी मांग है एमएसपी। कर्मचारियों के बीच में सबसे ज़रूरी और लोकप्रिय मांग इस समय पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली, ओपीएस। इसी तरह जैसे कॉमरेड शशि जी ने बताया कि देश के अगर मज़दूरों की हम बात करें तो महिला मज़दूरों में जो स्कीम वर्कर्स सबसे ज़्यादा अभी उनके अंदर संघर्ष चल रहा है, वेतन को लेकर के, सम्मान को लेकर के। बिल्कुल इसी तरह जो देश में गिग इकोनॉमी है, जो हमारे कुरियर सर्विस में, डिलीवरी में लोग लगे हुए हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्विगी, ज़ोमैटो, इसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं और जो सबसे ज़्यादा जिनके ऊपर इस समय काम का दबाव रहता है, सबसे ज़्यादा शोषण और किसी तरीके की कोई सामाजिक सुरक्षा, किसी अधिकार की सुरक्षा गारंटी बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो मुद्दे हैं देश में अलग अलग तबकों से जुड़े हुए, इन मुद्दों पर इंडिया गठबंधन खास ध्यान दे और जो आने वाले समय में हम लोग तय करेंगे अपना एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और गारंटीज़, तो उसमें इन तबकों के अधिकार और जो सबसे ज़रूरी मांग है उस पर हम लोग सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। इसी तरह जो संविधान पर हमला, जो विवेक देवराय ने जिस तरह से लिखा और अब लगातार जैसे जैसे कानून बनते जा रहे हैं, तो इससे तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार एक तरीके से एक कानूनी तानाशाही। एक बार देश में आपातकाल आया था, कुछ समय के लिए आया था, लेकिन अब तो एक तरह से स्थायी आपातकाल, स्थायी तानाशाही और एक तरह से चौतरफा तानाशाही। जिस तरह से अभी संसद का विशेष सत्र बुलाया गया, इस तरह से तो कभी नहीं बुलाया गया था। एक सत्र बुलाया जा रहा है, इसको लेके कहीं विपक्ष के साथ कोई बातचीत नहीं। इसकी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है जहां बात होती है कि उसका एजेंडा क्या हो, कोई बात नहीं है। और पूरे देश में एक चर्चा हो रही है कि पता नहीं क्या क्या होने जा रहा है। तो 5 दिन का सत्र होगा, जिसमें क्वेश्चन आवर नहीं होगा, जिसमें 0 आवर नहीं होगा, जिसमें प्राइवेट मेंबर बिल के लिए कोई समय नहीं होगा और पता नहीं सरकार का क्या एजेंडा है। अब अभी इस पर लोग अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो इशारा अभी आया बन रही है, यहाँ पूर्व राष्ट्रपति को कमेटी का मल्लिकार्जुन की पार्टी में वहां ललित मोदी मिल गए। ललित मोदी दिख रहे थे, जो भगोड़ा है, जिनके लिए आज तक सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। उसी पर राहुल गांधी को फंसाया गया ललित मोदी का नाम लेने के चक्कर में, उनकी सदस्यता खारिज कर दी गई थी। तो हरीश सल्वे बड़े वकील साहब हैं और वो इधर बैठेंगे रामनाथ कोविंद जी के साथ और उनकी शादी की पार्टी में वो बैठते हैं ललित मोदी के साथ। अब ये क्या चल रहा है? और ऐसी एक कमेटी के हाथ में दे दिया गया कि आप 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो जहां तक 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात है, इससे पहले लॉ कमीशन ने, नीति आयोग ने, जितने भी संस्थाओं ने इस पर बात की, सब लोगों ने कहा कि ये बहुत ही जटिल मसला है, क्योंकि इसको अगर आप थोपना चाहेंगे, लागू करना चाहेंगे, तो इतने सारे संविधान संशोधन करने होंगे कि बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अब इस जो कमेटी को कह दिया गया, कमेटी इस पर तय नहीं करेगी कि ये जरूरी है या नहीं जरूरी है। कमेटी को ये कहा गया कि कैसे लागू किया जाए बिना संविधान संशोधन किए या कम संशोधन किए, कोई रास्ता निकालिए ताकि मोदी सरकार इसको थोप सके, लागू कर सके। तो क्यों? जो तर्क दिया जा रहा है कि इससे चुनाव का खर्च कम हो जाएगा। तो अगर हम कहते हैं चुनाव के खर्च की बात करें, तो चुनाव का जो खर्च बढ़ रहा है लगातार, इसमें वो खर्च का बड़ा हिस्सा वो राजनीतिक पार्टियों के ऊपर है। और ये खर्च इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जो इस समय शायद दुनिया के सबसे रिचेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, जिसके पास इतने पैसे हैं, पूरा का पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड, जिस बॉन्ड के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम, जिस पूरा काला धन, हो सकता है विदेशों से भी पैसा उसमें आ रहा हो,
अलग अलग तरीके से, तो वो उसका 90% पैसा तो इन्हीं को मिलता है, और उस पूरे पैसे का खेल खेला जाता है चुनाव में। तो चुनाव को खर्चीला बनाने का ये काम भी तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पिछले 10 साल में मोदी जी के राज में जिस तरह से ये खर्च बढ़ा है, तो वो तो पहले कभी इतना खर्च नहीं होता था, और अब खर्च कम करने के नाम पर चुनाव में कटौती। तो हमें लगता है कि लोकतंत्र को, ये जो विवेक देबराय का भी यही तर्क है कि संविधान को अगर बदल दिया जाएगा तो गवर्नेंस की एफिशिएंसी बढ़ेगी, ताकि सरकार के सामने कोई सुप्रीम कोर्ट ना हो, सरकार के सामने कोई पार्लियामेंट से कुछ ना हो, कोई जनता का आंदोलन ना हो, बहुत तेज गति से चले। तो जिस आधार पर प्राइवेटाइजेशन को सही ठहराया जाता है एफिशिएंसी के नाम पर, उसी आधार पर प्राइवेटाइजेशन ऑफ गवर्नेंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात हो रही है, और उसी आधार पर चुनाव में कटौती। तो हमें तो डर है कि अभी तो देश में अनेक तरीके से वन नेशन मल्टीपल इलेक्शंस हैं। तो मल्टीपल इलेक्शन से अभी आप कह रहे हैं कि वन इलेक्शन, और कल जाकर के कहेंगे 0 इलेक्शन, एक देश और कोई चुनाव नहीं, बिना चुनाव के लोकतंत्र कर दिया जाए। कांग्रेस मुक्त भारत से जिस तरह से विपक्ष रहित लोकतंत्र की ओर बढ़ा गया, तो कल चल करके चुनाव रहित लोकतंत्र का एक तमाशा देश पर थोपा जाएगा। दूसरा जो तर्क दिया जा रहा है कि इसमें विकास का काम बाधित होता है, जो कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है उसमें विकास का काम बाधित होता है। तो हम सब ने तो देखा कि जब से मोदी जी देश में प्रधानमंत्री बने, वो एक ही काम करते हैं, चुनाव की रैलियों को संबोधित करते हैं। वो बाकी कुछ काम नहीं करते। मणिपुर चल रहा था, उनके पास मणिपुर जाने की फुर्सत नहीं थी। वो पहले कर्नाटका का चुनाव कर रहे थे, कर्नाटका में रोड शो कर रहे थे, कर्नाटका से उनको छुट्टी मिली तो चले गए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से कुछ फुर्सत मिली तो चले गए राजस्थान, क्योंकि वहाँ चुनाव आने वाले हैं, लेकिन मणिपुर का नंबर नहीं आया। तो जो सरकार जो साल भर चुनाव में ही मशगूल रहती है, चुनाव के अलावा उनके सामने कोई एजेंडा नहीं होता है, वो सरकार आज विकास के नाम पर, विकास की गति तेज करने के नाम पर वो चुनाव पर पाबंदी लगाना चाहती है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई पहले तो देश में यही था 1967 तक, तो 67 तक जो था उसका कारण क्या था? वो था कि वो कोई ऐसा नियम नहीं था, संयोग था। संयोग था, नया देश, नए प्रदेश बने, नया संविधान, चुनाव शुरू हुआ, एक ही पार्टी पूरे देश में हावी थी और सरकारें 5 साल का पूरा टर्म पूरा कर पा रही थी, तो हो रहा था। लेकिन बाद में जैसे जैसे देश में राज्यों की संख्या में इजाफा हुआ, जैसे जैसे देश में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, जैसे जैसे पंचायत, लोकल बॉडीज, इनको संस्थाबद्ध किया गया लोकतंत्र के एक निकाय के रूप में, थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में, तो जाहिर सी बात है कि देश में हमने देखा कि बीच बीच में ऐसे मौके आए जहां कोई सरकार उसने सत्ता खो दिया, जनता का भरोसा खो दिया, सरकार बीच में चल नहीं पाई, और जब सरकार नहीं चल पाई तब मध्यावधि चुनाव आए। तो मध्यावधि चुनाव जैसे जैसे आया तो चुनाव का पूरा कैलेंडर बदल गया, चुनाव का साइकिल बदल गया। तो आज अगर हम एक तरह से कृत्रिम तरीके से इस घड़ी को फिर वहीं पर वापस ले जाना चाहते हैं, सेटिंग द क्लॉक बैक, ताकि एक साथ सब चुनाव हो, लेकिन ये साइकिल तो फिर टूट जाएगी। तो ये साइकिल तो तभी नहीं टूट पाएगी जब आप जनता से ये कहेंगे कि एक बार आपने सरकार चुन दिया, सरकार अगर बहुमत खो भी दे, जनता का भरोसा अगर खो भी दे, लेकिन तब भी हम राष्ट्रपति शासन से या गवर्नर के शासन से, लेफ्टिनेंट गवर्नर के शासन से हम जनता को वंचित रखेंगे चुनाव से, सरकार से, और इस तरह से चलेगा। शायद ये जो कश्मीर में चल रहा है, जो पिछले 5 साल से कोई कश्मीर में राज्य भी नहीं है, सरकार भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि अब बताइए कि कब चुनाव होगा, कब आप राज्य को वापस दर्जा देंगे। तो हो सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए जो कश्मीर वाला अभी का मॉडल है, उसी मॉडल को पूरे देश के लिए लागू किया जाए। इसीलिए हमारा तो पुरजोर विरोध है। वन नेशन ठीक बात है, लेकिन अलग अलग इलेक्शन का अलग अलग संदर्भ है। पंचायत चुनाव का संदर्भ अलग है, विधानसभा के चुनाव का संदर्भ अलग है, लोकसभा के चुनाव का संदर्भ अलग है। तो वन नेशन वन इलेक्शन कह करके हर चुनाव पर
आप अगर राष्ट्रीय संदर्भ को थोपना चाहेंगे, और इसके पीछे शायद मोदी सरकार को कहीं से ये पता चला, लोग कह रहे हैं कि एम्पिरिकल एविडेंस ये बताता है कि अगर विधानसभा लोकसभा का चुनाव एक साथ हो तब शायद लोकसभा में जो पार्टी का राज है उसको ज़्यादा वोट मिलने की उम्मीद उसकी बढ़ जाती है। तो आजकल जब मोदी जी ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे एक के बाद एक राज्य खिसकता चला जा रहा है, वहाँ मोदी के चेहरे पर वोट नहीं मिल रहे हैं, तो तब ये पूरे देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव को एक साथ करा करके किसी तरीके से सत्ता में बने रहने की पूरी कोशिश हो रही है। इसका तो हम लोग बिल्कुल पुरजोर, हमने लॉ कमीशन ने जब हम लोग उसे सुझाव मांगा था, हमने बिल्कुल विरोध किया था कि ये देश के संघीय ढांचे पर हमला है, ये लोकतंत्र पर हमला है, ये जनता के अपने अधिकारों पर हमला है। इस देश में बहुत ज़्यादा अधिकार लोगों के पास नहीं है, एक ही थोड़ा अधिकार है कि 5 साल बाद एक वोट डालना, अपने सरकार को चुनना, और चुनाव बार बार होते हैं तो उसी से चुनाव के समय कुछ जनता के मुद्दों पर बात होती है। चुनाव में कुछ मान लीजिए सरकार को कुछ ना कुछ, अभी अगर चुनाव है तब जाकर के 800 रुपया सिलेंडर बढ़ाने के बाद 200 रुपया कम करें, अगर चुनाव की नौबत नहीं होती तो 200 रुपये कम नहीं होते। तो चुनाव का दबाव ये थोड़ा बहुत सरकारों पर एक काम भी करता है, और इसीलिए चुनाव की संख्या को कम करके एक चुनाव करा करके सरकार जो इत्मीनान हो जाना चाहती है कि चुनाव सरकार के ऊपर जनता का कोई दबाव ना हो, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। मुंबई में हम लोगों ने ये भी बात की कि चुनाव शायद नज़दीक भी, क्योंकि ये जो संसद का सत्र है अब किस लिए है किसी को तो नहीं मालूम, तो अगर समय से पहले चुनाव करा लिए जाए तो हम लोग इसके लिए भी तैयार हैं पूरे गठबंधन में। और इसलिए बात ये हुई कि जो सीटों का एक तरीके से समझौता है, तो इस पर हम तमाम राज्यों में, ये बात राज्य स्तर पर होनी है और राज्यों में हम इस पर बात कर लें। तो हमने इसीलिए बिहार में सीट शेयरिंग के टॉक्स आगे बढ़े, तो हमने अपनी तरफ से हमारा जो प्रस्ताव है राष्ट्रीय जनता दल को हम लोगों ने ये प्रस्ताव दे दिया है, अपने स्तर पर हमने प्रस्ताव हमारा दे दिया है, ताकि इस पर संगठित जल्द से जल्द बातचीत हो व्यवस्थित ढंग से। और हम लोग वही हम कह रहे हैं कि बाकी बात हमसे मत पूछिएगा कि कौन कौन सीट अब दिए हैं और क्या क्या दिए हैं। वही हम कह रहे हैं, ये बात तो हमने चिट्ठी उनको दी है, ये लालू जी के ये नहीं, जैसे निश्चित तौर पर पब्लिक हो जाएगा, समय की बात है। हमारी तैयारी, हमने तो तैयारी के मामले में तो हम बिल्कुल स्पष्ट, हमने खुल के कह दिया कि जहाँ जहाँ भी हमारे विधायक हैं उन तमाम संबंधित लोकसभा सीटों में हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमें तैयार रहना है अपने लिए भी और पूरे गठबंधन के लिए। दूसरी बात है कि बिहार को ये मालूम है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ चुनाव हुआ 2020 का विधानसभा चुनाव। इस विधानसभा चुनाव में अगर हम पूरे चुनाव परिणाम पर नज़र डालें तो आप देखेंगे कि बिहार के 3 हिस्सों में महागठबंधन का सबसे ज़बरदस्त प्रदर्शन था, और जहां भारतीय जनता पार्टी, और उस समय तो जदयू भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, एनडीए गठबंधन को सबसे करारी चोट मिली थी। ये है मगध, शाहाबाद और सारण। और ये तीनों इलाके में अगर इस प्रदर्शन को अगर आप देखेंगे, उस प्रदर्शन के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो राजद और माले, ये 2 दल के बीच एक सार्थक तालमेल, जो चुनावी गणित के हिसाब से भी, और चुनाव में बहुत केमिस्ट्री की बात होती है, चुनावी केमिस्ट्री के हिसाब से भी बहुत सार्थक गठबंधन बना था, और जिसका परिणाम सीधा दिखा। इसीलिए हम लोग तो चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में भी, जो विधानसभा चुनाव से हमें संकेत मिले हैं, जो संभावना सामने आई है, इसी को आगे बढ़ाते हुए लोकसभा चुनाव में सीटों का तालमेल हो। हमने इसी हिसाब से अपना प्रस्ताव दे दिया है, और हम उम्मीद करते हैं सितंबर महीना भी शुरू हुआ है, इसी महीने के अंदर हम लोग इस पर एक बातचीत करें और एक निष्कर्ष पे पहुँचे। और बिहार, ऐसे कुछ राज्य हैं, इस समय तो पूरे देश में ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि वो जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं और जन आक्रोश उस पर हावी हो जा रहा है। किसानों का आक्रोश
वो जन आशीर्वाद पर हावी हो रहा है। तो हर जगह ही जन आक्रोश हावी हो रहा है। आज कई जगह बाई इलेक्शंस हो रहे हैं। आज अभी झारखंड में डुमरी में बाई इलेक्शन हो रहा है, जहां हमारा पूरा समर्थन है। जेएमएम के लिए हमारे साथी काम भी कर रहे हैं। उसी तरह उत्तर प्रदेश में घोसी में बाई इलेक्शन हो रहा है। तो हमें तो लगता है कि देश में आक्रोश जिस तरह से बढ़ रहा है, तो हर जगह ही भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है, बहुत कमज़ोर स्थिति में है। इसीलिए इतनी घबराहट है, इसीलिए इतनी बौखलाहट है। और इसमें खास तौर पर बिहार, महाराष्ट्र और पंजाब, ये 3 ऐसे प्रांत हैं जहां जनता के आंदोलन और दबाव ने एनडीए गठबंधन को तोड़ दिया। जदयू अलग हो गया, अकाली दल अलग हो गया, शिवसेना अलग, और तमाम अतिक्रम करके भी वो जो जमीन खिसक गई है, वो जमीन वापस भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रही। और इसीलिए हम समझते हैं कि इस बार के चुनाव में पूरे देश की नज़र बिहार पर है। क्योंकि पिछले बार के चुनाव में अगर आप देखेंगे कि वो जो 303 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल गई थी, एनडीए को और भी ज़्यादा, उसके पीछे बड़ा फैक्टर था बिहार, 40 में 39, बड़ा फैक्टर था आपके झारखंड 14 में 12, बड़ा फैक्टर था उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, जो 2 सबसे बड़े प्रदेश हैं। महाराष्ट्र में शायद 48 में 42 या 44 सीटें। तो अभी तो महाराष्ट्र में हमने देखा कि माहौल बिल्कुल बदला हुआ है, और बिहार में भी माहौल बिल्कुल बदल रहा है। और इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि बिहार, महाराष्ट्र ऐसे राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, बंगाल में हम इसकी गारंटी करें कि ताकि दक्षिण भारत में तो बीजेपी ऑलरेडी, कर्नाटका ने रास्ता बंद कर दिया, तेलंगाना के चुनाव में भी दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है। तो दक्षिण भारत ने तो दरवाज़ा बंद कर दिया है। जो भी दरवाजे, खिड़कियाँ खुली हुई हैं अभी भी उत्तर भारत में, उसको भी अब बंद करने का समय आ रहा है, ताकि हम इस देश को इस अराजकता से, इस संकट से, स्थायी संकट, स्थायी अराजकता, अगर नोटबंदी के बाद नामबंदी कर दे तो आप समझ लीजिए इस देश में शासन प्रशासन का क्या होगा। तो इसलिए इस संकट से, इस तुगलकी पूरे जो राज आ गया है देश में, हिटलर और तुगलक दोनों को अगर मिला दिया जाए तो अब एक नरेंद्र मोदी बनते हैं, और वो शासन भारत में चल रहा है। तो ऐसे शासन से देश को छुटकारा मिले जल्द से जल्द, इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अभी तो हम लोग बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कमेटी टिकट बंटवारे के लिए नहीं, कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, क्योंकि टिकट का बंटवारा जो होना है वो राज्यों में होना है, वो कोई राष्ट्रीय स्तर की कमेटी का वो काम नहीं है। राष्ट्रीय स्तर का कमेटी का काम है कि कोऑर्डिनेशन जो है, तालमेल सुचारू रूप से चले, बढ़े, इसके लिए कोऑर्डिनेशन है। अभियान की गति तेज हो, इसके लिए कैंपेन कमेटी है, और उस अभियान में जनता के जो सही मुद्दे हैं उसको सही ढंग से हम अभियान में उठा सके, इसके लिए रिसर्च टीम है, मीडिया टीम है, सोशल मीडिया टीम है। ये भी तय हुआ है कि जिस प्रदेश में जो दल प्रमुख है उनकी सबसे पहले जिम्मेदारी है। इसीलिए बाकी लोगों को भी हम देंगे, क्योंकि यहाँ जनता दल यू से जो हमें पता चला, तो जनता दल यू की ये समझ है कि यहाँ पुराना जो गठबंधन था वो आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई-एमएल, सीपीआई, सीपीएम, जनता दल यू इस गठबंधन में बाद में शामिल, और इसीलिए शायद सीटों के बंटवारे के मामले में आसान तरीका ये होगा कि पहले इस गठबंधन में बात हो जाए और फिर जनता दल यू को लेकर के बात हो। तो हमें तो ये इसी आधार पर हमने आरजेडी को दिया है, बाकी तो शेष सभी दलों के साथ हम लोग शेयर करेंगे। आपको बेगूसराय सीट ऑफर किया जा रहा है, ऐसी चर्चा, तो बारे में स्थिति स्पष्ट। ये तो मैं आपसे सुन रहा हूँ, आप अगर टिकट पता नहीं कहाँ से, बेगूसराय की सीट बेगूसराय की सीट माले को ऑफर करना और इंडिया का नाम बदल करके भारत कर देना, वो इसी तरीके की बात है। ये अटपटा मामला है प्रस्ताव। तो ये कन्हैया को साइडलाइन करने के लिए नहीं, तो कन्हैया को साइडलाइन करने का, कन्हैया तो अभी कांग्रेस में है, कन्हैया कांग्रेस में है, तो कांग्रेस को तय करना है।
नहीं, ये कोई बात नहीं है। माले हमारा जो प्रपोजल है हमने दे दिया है, और जाहिर सी बात है फाइनल नहीं हुआ, मतलब कितने सीट का दिया वो तो नहीं, कितने सीट का दिया है वो हम आपको नहीं बता रहे, कि वो हमने उनको चिट्ठी दी है, वो बात हम अभी आपसे नहीं शेयर कर सकते। हम ये नहीं शेयर कर सकते हैं। अभी जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी हम देखेंगे। नहीं, हमने तो बता ही दिया, हमने तो मतलब उस हिसाब से तो मान लेते हैं 8 सीट कम थे। अब ये तो आप लोगों का, आप लोग जैसे चीज चाहते हैं, हम अब बाकिया इस पर बात नहीं करेंगे। हमने कहा कि जो चुनाव का 2020 का प्रदर्शन था, हम ये समझते हैं कि 2020 के प्रदर्शन वो हमारे सामने सबसे लेटेस्ट आधार है। बिहार के चुनावी परिदृश्य को समझने के लिए सबसे लेटेस्ट हमारे पास एक पैरामीटर्स वो है, प्लस उसके साथ नीतीश जी के आने से एनडीए टूटा और इधर जुड़ा, तो उससे थोड़ा और बदलाव हुआ, उसका विस्तार हुआ। इसी आधार पर हमें लगता है कि हम लोग, खैर अभी इस पर बाकी बात विषय पर हम लोग बात करें, इसमें बहुत अभी इस पे बात करने से कोई, इस पे बात करने से अभी निकलेगा नहीं। हाँ, और मगध भी माना जाए कि लगभग आधे दर्जन से ज्यादा सीटों पे अब ये आप लोग बाकी गणित आप लोग लगाए, हिसाब लगाए। हमने कह दिया कि जहाँ जहाँ सबसे बढ़िया चुनावी प्रदर्शन रहा, और ये हमें लगता है कि ये सिर्फ माले की समझ नहीं है, आरजेडी और कांग्रेस के कतारों की ये समझ है कि दक्षिण बिहार में, मगध में, शाहाबाद में और सारण के इलाके में सबसे बढ़िया प्रदर्शन रहा है पिछले 2020 के चुनाव में, और इसमें निश्चित तौर पर एक योगदान माले का भी इसमें है। और जाहिर सी बात है कि हम इसीलिए बाकी बिहार के बारे में हम कुछ नहीं बोलने जा रहे हैं। उस जगह पे शायद हम लोग बाहर से समर्थन देंगे, पूरी मेहनत करेंगे, जहाँ नहीं लड़ेंगे। लेकिन इन इलाकों में जहाँ माले के लिए सबसे कारगर भूमिका निभाना संभव है, अभी और सीट पर बात नहीं होगी, अभी समय आने दीजिए, बात होगी। अभी तो G20 का समिट है, इंडिया का नाम बदल रहा है, आप लोग कहाँ चुनाव में पड़े हुए हैं। वन नेशन की कमेटी बनी है, उस कमेटी के खिलाफ क्या इंडिया गठबंधन सुप्रीम कोर्ट जाएगा? अभी गठबंधन की बात तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी तो ये कमेटी तो बन गई है, कमेटी तो बन गई है। अब उसको देखा जाए तो उसके खिलाफ क्या वो उस पर हो सकता है बात होगी, अभी उस पर हम बात नहीं कर सकते हैं कि, लेकिन ये जो मोटिव जो दिख रहा है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। इसको थोपने की कोशिश हो रही है, जबकि लॉ कमीशन से लेकर के, नीति आयोग से लेकर के सब लोगों ने कहा कि ये एक ऐसा मसला है जिसके लिए व्यापक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है, और जाहिर सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक व्यापक सहमति के बगैर संभव नहीं है। और इसमें जब आप राज्यों का चुनाव है तो आप राज्यों से राय नहीं लेंगे, आप लोकसभा के किसी इसमें और किसी कमेटी के जरिए तय कर लेंगे। तो हमें तो लगता है कि राज्यों से भी रेटिफिकेशन की ज़रूरत है। इसलिए ऐसा एक मेजर मसला, उसको कोई अगर दूसरे तरीके से थोप दिया जाए, ये देश के लिए बहुत गलत है। विपक्ष को जिस तरह से वो बात नहीं दे रहे हैं, विपक्ष की कोई बात नहीं सुन रहे हैं, तो आपके पास वोट जाने के अलावा ऑप्शन नहीं, तो जनता है, कोर्ट से भी बड़ा इस समय तो जनता है, और सामने चुनाव है, और इसीलिए जनता सब कुछ, जनता बिल्कुल देख रही है कि किस तरीके से तानाशाह थोपी जा रही है, और इस देश में बिल्कुल ये स्पष्ट है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी कह रहे हैं, और दूसरी तरफ इस देश को लेबोरेटरी ऑफ ऑटोक्रेसी बना रहे हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी कह रहे हैं, और पूरे देश को ऑटोक्रेसी के, एक पूरे तानाशाही के प्रयोगशाला बना दे रहे हैं। ये तो बिल्कुल जनता देख रही है, और हमें पूरा भरोसा है कि जनता इसको नहीं चलने देगी। समय से पहले चुनाव